आप सभी साथियों के लिए मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो भी साथी मेरे फॉर्म भरना चाहते हैं यूपी पुलिस के जो एलिजिबल हैं फॉर्म के लिए, वो अपने एक बात जो है वो ज़रूर अपनी मतलब चेक कर लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे ज़रूर गौर करिएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें कितने दिन के अंदर तैयार कराना है, इसको भी हम इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और आप चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए। और ये गारंटी के साथ जो है हम इस क्लास को रेगुलर लेके चल रहे हैं कि आपके पेपर एग्जाम से पहले ये हम इस चैनल के माध्यम से प्रयास करेंगे कि सब सिलेबस जो है वो समाप्त करके ही आपको भेजा जाए पेपर हॉल में। तो देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें हम बात करेंगे क्या, कब का और कैसे, संपूर्ण जानकारी इसमें बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम टॉपिक बात करें, तो सबसे पहला आप टॉपिक अगर जान लीजिए, तो आपको क्या आपके पास होना चाहिए? आपके पास मूल निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल निवास जो है, वो होना चाहिए। मूल निवास इट मीन्स आपके पास अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, आप एससी वर्ग से हैं, आप एसटी वर्ग से हैं, तो आपके पास मूल निवास जो है ना वो बहुत जरूरी है। वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप कहाँ से आते हैं और आपने आरक्षण का जो बेस है वो कैसे लिया है। तो इन चीज़ों से वो क्लियर होती है। तो मूल निवास आपके पास होना चाहिए। और अगर वो पुराना भी है 2 साल और 3 साल के अंदर का है तब भी मान्य होगा। लेकिन अगर बात करें नया, अगर नया बनवा लेंगे तो बेहतर होगा। वजह, जब आप डीबी पीएसटी के लिए जाएंगे तो डीबी में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे हो सकता है कि वो कम जानकार वाले लोग बैठे हों, यानी कि उनकी योग्यता के अनुसार वो अच्छे पद पे हों, लेकिन क्या होता है ना कि वो उस टाइम पे कोई नेगेटिव थॉट्स आपके सामने प्रेजेंट करता है तो वो अच्छा लगता है कि नहीं ये मान्य नहीं होगा। क्योंकि आप अगर जाएंगे तो उसके बाद आप कोर्ट में जाके फिर वो चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन उसकी नौबत ही क्यों हम आने दें। तो बात करेंगे तो हम अगर नया बनवा लेंगे तो बेहतर रहेगा। बात ये हो गई मूल निवास की। दूसरी बात करते हैं कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए एक स्पेशल जो इसमें नोटिस में आया है पॉइंट है, उसको अभी हम आपके सामने शो भी करेंगे। इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो डेट है वो डेट निर्धारित कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 क्या किया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से कब का, फॉर्म के लास्ट डेट तक। अरे फॉर्म का लास्ट डेट क्या है? 16 जनवरी, 16 जनवरी 2023, 24 है, 16 जनवरी 2024 है, ठीक है। तो इनके बीच का होना चाहिए, अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का जो भी सर्टिफिकेट है, यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन दोनों को जो समान कर दिया है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और फिर बात करेंगे अगले पॉइंट की, आय प्रमाण पत्र। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या आय प्रमाण पत्र जरूरी है? तो मैं बता दूं कि आय प्रमाण पत्र जो है वो आप जब जाएंगे, आप अपना सर्टिफिकेट बनवाने, यानी कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने या फिर जो भी आप बनवाने जाएंगे, उसके लिए सबसे पहले ईडब्ल्यूएस के लिए ही आवश्यक है। क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए होता क्या है कि मिनिमम जो रेंज होता है वो 8 लाख से कम का आय सालाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 लाख से कम का आय सालाना कम होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आय प्रमाण पत्र वहां जरूरत होगा, बाकी आपको भर्ती बोर्ड ने कहीं नहीं मांगा आय प्रमाण पत्र। फिर बात करेंगे कि एससी एसटी का जो प्रमाण पत्र है, एससी और एसटी का जो प्रमाण पत्र है वो कब का मान्य होगा? क्या हमें नया बनवाना पड़ेगा या पुराना ही चलेगा? तो इन केस आपको पुराना ही लेके आएंगे तब भी आपको वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें और पॉइंट जो है वो समझने वाली बात है कि कुछ बच्चों का ये भी मन में जो विचार आ रहे हैं, जो कुछ हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हमारे पास सेंट्रल का सर जो ओबीसी आरक्षण वाला सर्टिफिकेट है उस पे हमें आरक्षण मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, कि सर स्टेट सर्टिफिकेट हमें लगाना पड़ेगा? तो अगर आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट है यानी कि यूपी का, तो ही आप एलिजिबल हैं इस छूट के लिए, अन्यथा आप सेंट्रल का लगा के आप छूट नहीं पा सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कुछ क्या है कि जाट जो होते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, वो ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो उनको क्या है, उनके पास स्टेट सर्टिफिकेट है, वो यहाँ मान्य होंगे, यहाँ वैलिड होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि स्टेट सर्टिफिकेट ही यहाँ वैलिड होगा। फिर बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो जो जैसे अगर अपने स्टेट के बाहर के लड़के लड़कियां हैं, यानी कि जो यूपी से बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, जो अन्य राज्य से आते हैं, उनके लिए केवल केवल 10th और 12th की मार्कशीट ही चाहिए। आपके लिए ना कोई प्रमाण पत्र चाहिए, ना कोई ईडब्ल्यूएस, ना कोई ओबीसी का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बाकी मूल निवास अगर आप लेके रहेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। तो इन चीजों को जो है हम कहाँ से देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो ये जो पॉइंट है ये सामने है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। इसमें दिया है, क्या दिया है कि सबसे पहला दिया है कि आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए
संघ के तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो। मतलब ये विज्ञप्ति जो निकलनी थी, इसके पहले ही उन्होंने भूतपूर्व सैनिक का अगर दर्जा प्राप्त कर लिया है, तभी वो इसमें योग्य होंगे, तभी वो इस फॉर्म को भरने के काबिल होंगे। दूसरी की बात करें कि यदि अनुसूचित जाति और जनजाति की कोई स्त्री, समझिएगा, यानी कि एससी एसटी की जो महिला है, किसी सवर्ण पुरुष से विवाह करती है, तो उसे विवाह के उपरांत भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए लड़का जनरल कैटेगरी का है और लड़की एससी की है, तो उसका जो रिलैक्सेशन है, यानी कि आरक्षण है, वो उसे एससी का ही मिलेगा। एसटी लड़की है, किसी जनरल लड़के शादी की है, तब भी वो एसटी का ही लाभ पाएगी। ये इनके 2 नंबर में कहा गया है। फिर तीसरे की बात करें तो यदि कोई सवर्ण स्त्री, यानी कि जनरल कास्ट की जो लड़की है, किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के पुरुष से विवाह करती है, तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इन केस अगर कोई लड़की जनरल कास्ट की है, वो एससी या एसटी के लड़के से विवाह करती है, तो उसका जो आरक्षण है वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही चलेगा। यानी कि उसके जो पिता के घर से जो उसे नेम और फेम मिला है, वही उसका आगे चलेगा। यहाँ जो पति के घर का कोई भी काम उसको नहीं आने वाला है, कागज और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो। फिर बात करें चौथे पॉइंट की, ये देखिए, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं, मतलब यूजेबल नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप। फिर बात करते हैं, ये देखिए क्रीमी लेयर की बात करेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए, आप अभी क्रीमी लेयर की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ दिया है 5वें में कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय पर यथा संशोधित की अनुसूची 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र यानी कि प्रारूप 1 जो है वो 1 अप्रैल 2023, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद, या किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन पत्र की आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। यानी कि फॉर्म के लास्ट दिन भी अगर आपके पास बन के आ रहा है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, और उस दिन भी अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं, तब भी वो वैलिड है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझिएगा। छठे की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 1, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ों वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप 2, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप 3। अब ध्यान से अगर आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो आपको प्रारूप दिया गया है, वही बताया रहा है कि प्रारूप 1 जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए, और ओबीसी के लिए प्रारूप 2 है, और जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए प्रारूप 3 है, और जो ईडब्ल्यूएस है उनके प्रारूप 4 है। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा। फिर बात करेंगे कि यहाँ देखिए एक चीज और समझने वाली बात है कि आरक्षण आयु में छूट का लाभ चाहने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें तथा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन से करने से पूर्व प्राप्त कर ले। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप, यही मैं बात समझा था कि राज्य सरकार यानी कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो आप रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आरक्षण का आपका प्रमाण पत्र है, उसी को ही मान्य किया जाएगा। बाकी देखिए, निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। बात करें 7वें की, तो महिला अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यही मैं आपको इसके पहले भी समझाया हूँ। फिर बात करते हैं 8वें की, तो भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ये देखिए समझिएगा कि भारत सरकार के अधीन, अब भारत सरकार के अधीन मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। मैंने फिर से साफ साफ कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्टिफिकेट है वही यहाँ मान्य होगी। तो जो चीजें क्लियर करनी थी वो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ, और जो कुछ चीजें बची रह जाएंगी वो नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बताया जाएगा। तो चलिए, अपनी तैयारी जो है अब शुरू करिए, बहुत ज्यादा समय में गंवाइए मत, और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।